नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। हम लोगों ने शिक्षक भर्ती को लेकर के एक लक्ष्य बनाया है कि मैथ्स की तैयारियों को हम लोग बेहतरीन बनाएं, मैथ्स की तैयारियों को एक नया रूप दें और उसे हम आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उसके लिए टारगेटेड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी अभी तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका सही तरह से अनुप्रयोग करें, उनका सही से यूज करें। इसके लिए उनके पैटर्न को समझें, उनके सवालों की नेचर को समझें, उसको अपनी तैयारियों में अप्लाई करें। आपने हमसे लगातार कमेंट करा है, लगातार हमसे डिमांड करा है कि टॉपिक वाइज कराने को लेकर। और इस सच में एक इनिशियल जो बिगिनर्स स्टूडेंट होते हैं उनकी सच में यही आवश्यकता होती है। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। आप भले ही बिगिनर हैं, आपको एबीसीडी अभी पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कभी कोई मूवी दिखाई जाती है तो मूवी की कहानी हमको नहीं पता होती है, लेकिन उसका ट्रेलर बता दिया जाता है किस प्रकार की मूवी है, जिससे हमारा एक्साइटमेंट भी होता है और जब हम मूवी देखने लगते हैं तो उस पर हमारा फोकस भी बन पाता है। यही हमको अप्रोच बनाना है। इसलिए मैं आपको सवालों को करवा रहा हूं, उन सवालों को जिस पर आपके जहन में उनका जो है ना, उनका इंप्रेशन पड़ना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे बने थे, हमको ऐसे फेस करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। इसलिए पहले उन सवालों के नेचर को समझ लीजिए। जब हम इसको थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाल पाएंगे, तब हम टॉपिक वाइज यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस पार्ट आपके लिए स्टार्ट करेंगे। हमारा उद्देश्य सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर के है, जिसमें आपका सबसे मुख्य सुपर टेट, यूपी टेट, आने वाली परीक्षाओं में अगर केबीएस और रेलवे पीआरटी और बीपीएससी को देख रहे हैं तो उस पर भी फोकस्ड है। सुपर टेट और यूपी टेट के लिए भी हम लोग पूरी तरह से कमिटमेंट दिखाएंगे, मैथ की तैयारी को शानदार बनाएंगे। आप सभी लोग अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप इस सेशन से शानदार तरीके से जुड़िए। वीडियो को मेरे लिए, अपने लिए लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका आता है मेरे पास, कोई भी आपकी क्वेरीज आती है, मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं तो आप तक आराम से पहुंच सके। मैं देर ना करते हुए आपको लेकर चलता हूं सवालों पर। जो सवाल आपको प्रीवियस ईयर के दिखेंगे, अलग अलग एग्जाम के दिखेंगे जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात कि आपको जो पीडीएफ्स है वो मिलते रहे, बोर्ड फाइल मिलती रहे, सोल्यूशन मिलते रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल से। देखिए, पहला सवाल केवीएस टीजीटी का है। मैंने आपको टीजीटी पर जब जब बात करी, चाहे यूपी टीजीटी होगा, चाहे कोई भी टीजीटी होगा, टीजीटी में ये सेक्शंस एलिमेंट्री के होते हैं जो बेसिकली पीआरटी के पार्ट होते हैं। पीआरटी मतलब केवीएस का पीआरटी, सुपरटेट का पीआरटी, केपीएस बीपीएससी का पीआरटी। सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे केवल अभाज्य बताना है तो मुझे एक सेशन पूरा लगेगा, जिसमें मैं अभाज्य संख्या की परिभाषा, उसको पहचानने का प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन से संबंधित प्रोसेस। जैसे बिहार में एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा, पीआरटी में सवाल टीआरई 2.0 में पूछा था। उसमें था कि अगर कोई समीकरण या कोई नंबर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में 6n ± 1 के रूप में है तो क्या है, हमेशा अभाज्य होगा। इस तरह से अगर हमें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस प्रकार के सवालों को नहीं हल कर सकते हैं। सवाल में कहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, इसमें विभाज्यता के नियम पर चलना ही बेहतरीन होगा। लेकिन इसके अलावा भी जान लीजिए, जैसे नियम ये होता है कि आपको मैंने कोई नंबर दिया, अब उस नंबर के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए कौन सी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 233 है तो 233 के आसपास आपको एक पूर्ण वर्ग के रूप में 225 मिलेगा। 225 15 का वर्ग होता है। अब 15 के वर्ग मतलब 15 से छोटी क्या कोई अभाज्य संख्या या कोई संख्या इनको काट सकती है? अगर काट देगी तो ये भाज्य होंगे, नहीं तो अभाज्य होंगे। अब काटने में जैसे अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, दो तो काट ना पाएगा, चार काट ना पाएगा, छह काट ना पाएगा, 8 12 मतलब सम तो काट नहीं पाएगा, 5 काट नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि अंत में 5 या 0 होना चाहिए था। 3 को लेकर के एकदम कंफर्मेशन है कि नहीं काट पाएगा। 7 की तरफ अगर दिमाग थोड़ा सा लगाए, 7 3 21, 7 भी नहीं काट पा रहा है यहाँ पर। अब 7 के बाद 9 तो बिल्कुल नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब 3 भी नहीं काट पाया, और आप देख ही रहे 11 की बात हमने सोचा, 11 भी नहीं काट पाया। 13 को भी टारगेट किया, 13 के 13 वो भी नहीं काट पाया। मतलब आपने इस 233 को जब फोकस किया पूरी तरह से, तो यह किसी से कटने की स्थिति में नहीं जा रहा है। आप सोचो 14 से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 15 का कोई सवाल ही नहीं बनता, तो मतलब कोई संख्या इसको काट नहीं पा रही है। बाकी थोड़ा सा और नंबर को देखा जाए, जैसे देखिए है आपका, जैसे आप बाकी नंबर थोड़ा देखिए, 253 है, 5 3 अरब। यहां पर अगर देखा जाए, इसकी पॉसिबिलिटी उसी तरह से चलेगी जैसे ये वाला चला है। इसको कटने को लेकर के अगर मैंने थोड़ा टारगेट किया, या कटने की किस स्थिति में जा रहा है, तो आप देखिए यहां पर जैसे हमने देखा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटा नहीं, क्योंकि 5 3 8 2 10 होता है। 4 से पॉसिबिलिटी नहीं, 5 का सोचना नहीं, 6 की बात अगर किया तो 6 से भी नहीं कटा, 7 से हमने सोचा, 7 3 21, 7 से भी नहीं कट रहा है।
9 से तो बिल्कुल सोचिए मत, 5 3 8 2 10 होता है। 11 से ट्राई किया, 11 दूना 22, 3 बचा, 11 तिया 33, इसलिए यह आपका एक भाज्य नंबर है। ठीक है, भाज्य हो गया। और वैसे भी एक तरीका और था, हम लोग 11 को ऐसे देख रहे थे जैसे 253 है। अल्टरनेट पदों का जोड़ देखिए 5 है और यहाँ पर 5 है, दोनों का डिफरेंस 0 है, इसलिए यह भाज्य है, तय था। अब थोड़ा सा इसकी तरफ हम चले, 247 की तरफ चले। 247 देखिए, 7 4 11 2 13, 3 से कटने का सवाल तो नहीं बन रहा है। 7 से अगर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि 4 5 6 इन सबसे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 7 से देखा तो 7 त्रिक 21 होता है, और 21 और उसके बाद 3 आपका 7 से भी नहीं कटा। 11 13 से अगर हम लोग सोचते हैं तो 13 से अगर हम बात करें, देखिए कितना होता है, 13 के 13, 11, अब 13 9 17 बन जाता है, 13 से कट जाता है, तो इसलिए अविभाज्य होगा। यह अविभाज्य हो गया। ऐसे देखिए 7 7 14 3 17, इसकी भी अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो यह भी कटने की किसी न किसी स्थिति में आ ही जाएगा, क्योंकि और भी नंबर को हम टारगेट कर सकते हैं। कुल मिला के जो 233 है अपना नंबर, यही वह संख्या होगी जो किसी से नहीं कटेगी, अर्थात यही आपकी अभाज्य होगी। तो 233 इस ऑप्शन में पहले ऑप्शन में है, जो कि अभाज्य है, जो आपके सामने है, करेक्ट है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर कर लीजिएगा। हम इस तरह की पॉसिबिलिटी पर चलते हैं। हम लोग 6n + -1 का भी उपयोग करते हैं। कोई भी अगर संख्या हमारी 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम या ज्यादा है, तो वह तभी अभाज्य होगी भी। जैसे अगर आप इसको देखेंगे ना, तो 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम या ज्यादा ही होगी। जैसे कि आप 236 पर चलिए, 236 6 3 9, अब आप सोचिए तो मतलब और भी संख्याएं हमारे पास होती हैं जो 6 के पहाड़े में आती है। 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम या ज्यादा रहेगी, तभी वह संख्या आपकी जो है अभाज्य होगी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 233 हम लोग लगा सकते हैं। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, अब देखिए ये भी टीजीटी का ही सवाल है, 2023 का जो पेपर हुआ था केवीएस का, कौन सा विकल्प 5y, ध्यान से देखिएगा, -8x बराबर 7 इंटू एक्स प्लस वाई, 7 इंटू एक्स प्लस वाई, -9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अर्थात इस रूप में प्रदर्शित कर सकता है। किस रूप में? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5y -8x बराबर 7x प्लस 7y, ठीक है, 7x प्लस 7y -9 है। अब आप एक्स वाई को एक तरफ कर दीजिए, और जैसे यहाँ पर बनाया गया उसी फॉर्मेट पे सोचिए। तो हम जैसे x को एक तरफ कर दे, इधर लाए, तो 8 7 15x हो जाएगा, प्लस 7y से 5y घटेगा तो प्लस 2y हो जाएगा, -9 ही बराबर 0, तो 15x प्लस 2y -9 बराबर 0। देखिए बी ऑप्शन में ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। सिंपल अलजेब्रिक सवाल है, इस तरह के सवालों को आप लोग को बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए ऐसे सवालों पर। मैं आपको लेकर चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए ये भी सुपर टेट 2018 का जो पेपर हुआ था, 19 वाला नहीं, उस पर ये सवाल, और वही 18 का जो आपको पेपर फेस करने को मिला था 19 में, उसी सवाल को यहाँ पर रखा गया है। पीआरटी का सिंपल सवाल है, 1/2 की पावर 1/2 है, करेक्ट है, और 1/3 की पावर 1/3 है। सिंपल यहाँ पर पावर के रूप में नंबर्स लिखे गए हैं। इसको में पूछा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ बातें यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको अपडेट कर दे। जैसे अगर a की पावर 1/n है, तो इसका मतलब nth रूट ऑफ a होता है, करेक्ट है। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म कि 1/√2, 1/2 की पावर 1/√2 है, 1/2 है, तो मैं इसको 1/√2 लिख सकता हूँ, 1/√2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी तरह से इसको भी मैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ, करेक्ट है। एक चीज और भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाए तो हम यहाँ पर कुछ, जैसे देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम बेसिस या पावर्स को किसी ना किसी को चेंज करें, किसी ना किसी को अपने फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर भी आपको डाउट ही आएगा कि √2 को कंपेयर करें कि √3 क्यूब रूट ऑफ 3 को कंपेयर करें। मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं, उससे बहुत क्लियरिटी आपको आएगी। कैसे, सुनिएगा। एक संख्या सोचिए, जैसे यहाँ पर 1/2 है ना, और 1/3 है, 3 और 4 से कटे एक संख्या, जो 3 से कटे और 4 से कटे, उसको ले लीजिए 12। कई बातें मैं आपको बताता हूँ, सुनते चलिएगा तो क्लियर होगा, करेक्ट है। हम इसको क्या करें, सुनिए, हम इसको लिख दे 1/2, 1 क्या लिख दे 2, और इसके साथ हम यहाँ पर लगा दे कितना पता है, इसके साथ हम लगा देते हैं इस 1/2 के साथ, 2 से इसको भाग करिए 12 को, देखिए ऐसे भाग करिए, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हम 12 लिखे या 6 भी लिख सकते हैं, दरअसल हम 2 और 3 को लेकर चल रहे हैं। हालांकि 12 से भी बन जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर ले। 2 से भाग करिए 3, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 3, गुणे मैंने कर दिया 1/12,
करेक्ट है, गुणे मैंने 1/12, 1 सेकंड, गुणे मैंने 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, 2 से इसको भाग करिए, गया 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और गुणे 1/6 लिखूंगा। इसका फायदा क्या होगा समझ रहे हैं, इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर 3/6 का मतलब भी 1/2 ही होता है। इसी तरह से अगर आप 3 से भाग करिए तो जाएगा 2, तो आप लिखिए 1/3 की पावर यहाँ पर 2 करिए, गुणे 1/6 कर दीजिए, 1/3 ही हो जाएगा। अब जो आपको पद दिए गए, जैसे हम इसको ऐसे लिख दें, 1/2 की पावर अंदर 3 कर दें और यहाँ पर होल पावर 1/6 लगा दें। इसी तरह से 1/3 की भी पावर हम लोग यहाँ पर क्या कर दे पता है, अंदर हम लोग 2 कर देते हैं और पावर पूरे का 1/6 लगा देते हैं। अब बेसिस को देखकर सब निर्धारित हो जाएगा। सुनिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप उस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है 1 अब ये 2 की पावर कितना 3 है तो 1/8 हो जाएगा, लेकिन पूरे की पावर कितना है 1/6 है। दूसरी तरफ 1 हमारे पास 3 3 9 होगा और पूरे की पावर 1/6 है। अब देखिए एक तुलना करना तो आसान हो गया, तुलना करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि दोनों की पावर सेम हो गई। पावर अगर सेम हो जाएगी तुलना करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम बेसिस को चेक करें कौन बेस बड़ा है कौन छोटा है। मैं आपको बता दूं कभी अगर भिन्न होते हैं, सपोज करिए 1/1 यन है और 1/यम है, अब इसमें कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है ये डिफाइन करता है हर, क्योंकि अंश अगर सेम है, अंश अगर सेम है तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा। जैसे अगर 1/2 है और 1/3 है, अब बताइए कौन बड़ा है, जिसका हर छोटा है वह बड़ा है और जिसका हर बड़ा है वह छोटा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 के हिसाब से यह बड़ा होना चाहिए और बड़े की वही रूट है छोटे की वही रूट। जैसे 1/8 अगर हम कंपेयर करेंगे 1/9 से कभी भी तो यह बड़ा पाया जाएगा। तो बड़े की पावर भी सेम है छोटे की पावर भी सेम है और बड़ा अगर हमको निर्धारित करना तो यह वाला पद बड़ा होगा। अगर यह पद बड़ा होगा तो हम लोग इसको निर्धारित करेंगे, यह बड़ा आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। थोड़ा सा मैंने डिटेल से आपको बताया है समझाया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं 1/√2 और 1/3√2 से भी डिसाइड कर सकता था, लेकिन ऐसे थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए देखने में सवाल छोटा है, पीआरटी का है, लेकिन आपको पता है कि इसका रोल क्या है, इतना कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा ये। अगले सवाल पर चलिए, ये भी देखिए सुपरटेट 2018 उसी परीक्षा का सवाल है, सीधा सीधा द्विघात समीकरण दिया है और उसका गुणनखंड पूछ रहा है। ऑप्शन से भी जाकर आंसर कर सकते हैं कि कौन मान, इसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझ लीजिए। लिखा अगर है x² - 9x + 18 है बराबर, इसको 0 मानिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का सिस्टम है 18 का इस कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब गुणांक से जो x² का है तो 18 ही आया। 18 के दो ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव 9 हो जाए। तो सबको पता है 6 × 3 कितना होता है 18 होता है और 6 में 3 जोड़ने से 9 भी आ जाता है। तो x² में कर दो माइनस यहाँ पर 9 की जगह पर 6 + 3 कर दो, गुणे x कर दो प्लस 18 बराबर 0 बराबर यहाँ पर हो गया। तो x² कर दिया माइनस 6x कर दिया माइनस 3x कर दिया प्लस 18 बराबर हम लोग 0 कर देते हैं। x अगर कॉमन कर लिया तो x - 6 हो गया, -3 कॉमन कर लिया तो x - 6 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x - 1 तो 6 होगा, दूसरा x - 3 होगा। इससे दो वैल्यू जनरेट होती है, एक तो x का मान 6 आएगा, एक x का मान 3 आएगा। तो 3 और 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी जो आपके सामने सी ऑप्शन, क्योंकि 6 भी है 3 भी है और सी ऑप्शन। देखिए इसी तरह का बिहार का पैटर्न होता है कि बिहार जब बीपीएससी सवाल देता है तो आपको पता है कि वह दो ऑप्शंस कभी कभी सही करके भी कंफ्यूज आपको कर देता है और हम लोग गलती से सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन को लगा देते हैं, जो हमको हमारे हिसाब से तो सही होता है लेकिन उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गलत हो जाता है। तो आपको सी ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों। अच्छा, एक हमने प्रोसेस फॉलो किया। दूसरा एक तरीका यह है कि आप वैल्यूज को सीधा सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन वही है कि अगर आपने पहला सब्स्टिट्यूट किया और पहले ने संतुष्ट कर दिया, जैसे रखकर देखिए 6 का वर्ग 36, 9 चौके 9 छंगे 54 माइनस प्लस 18, इन दोनों को जोड़िए 54 - 54 0 आया, तो आपको लगा बस यही उत्तर होगा। तो आपको 3 भी रखना पड़ेगा, 3 रखने से भी संतुष्ट होगा। ऑप्शन पुटिंग प्रोसेस भी इसमें बेस्ट माना जाता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितना समझ करके कर रहे हैं। अगर आपने सही समझदारी नहीं दिखाई तो गलत होने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते थे। इस सवाल को एकदम क्लियर करिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 5वां नंबर देखिए, सवाल बढ़िया है। किसी परिमेय संख्या मतलब a/b का जो हर है उसके अंश से 8 ज्यादा है, मतलब सीधा कंपैरिजन है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है।
परिमेय संख्या हमको बताना है, ये भी 2018 का ही सवाल है, एस्टेट का सवाल है, करेक्ट है। आइए देखते हैं, समझते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई जैसे भिन्न है तो भिन्न का जो ऊपरी भाग होता है अंश होता है, न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे का भाग हर होता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। अब इस सवाल की बात करें तो इसमें हमें चाहे तो हम ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे हम ऐसे कर दे कि हम अगर जैसे इसने कहा कि जो हर है ना अंश से 8 ज्यादा है, तो अंश का मान अगर आपने n माना तो हर का मान n+8 होगा, यही होगा ना। अब आगे क्या करें, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ाएं, यह भिन्न 3/2 हो जाता है। तो इस हिसाब से n+17 कर दीजिए और यहाँ पर n+8 एक 9 कर दीजिए, बराबर आपका 3/2 हो गया। अब इससे करा जाए तो 2n होगा, 17 दूना 34 होगा, बराबर 3n होगा, प्लस 3 × 24 होगा। तो अब n इधर कर दीजिए, n बराबर आपका उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इस हिसाब से यह मान आपका कितना हो गया बताइए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसने कहा इसका हर उसके अंश से 8 ज्यादा है, अंश को 17 तो n+17, हर को 1 बढ़ाया तो हर को 1 बढ़ाया तो यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिखना चाहिए, 8 नहीं 9 लिखना चाहिए था, क्योंकि 8 एक 9 होगा। तो मुझे मिला 2n + 17 दूना 34 बराबर 3n + 9 × 27, करेक्ट है। इसको n कर दीजिए इधर और 27 जाके घटेगा 7, तो n का मान 7 आया। अगर n का मान 7 है तो नीचे 7 8 15 होगा, तो भिन्न आपका 7/15 होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। ऑप्शन में सबसे पहले देखिए कि कौन का हर अंश से 8 ज्यादा है। मैंने देखा 6/15 है, तो 9 6 15 होता है, तो इसको खत्म करिए। 4 से 11 15 होता है, 7 से 8 15 होता है। पहला ही देखिए, एक ही ऑप्शन है इसमें 7/15, जिसमें आप समझ रहे हैं यहाँ पर 7/15 एक ऑप्शन है जिसमें इसमें 8 जोड़ने से 15 मिल रहा है। बाकी सब में देखिए 8 7 15, ठीक है, 4 11 15, 6 9 15, तो कहीं भी ऐसा नहीं कि हर आपका अंश से 8 ज्यादा ना हो, अलग अलग ज्यादा अमाउंट है, अलग अलग वैल्यू है। तो 7/15 यहाँ पर वह वैल्यू होगी। अब सुनिए, अच्छा चलो इतना तो मान लीजिए किसी में हो ही जाता कि इक्वल हो जाता, तो अब जैसा जो प्रोसेस कहा है कि 7 में हम 17 जोड़ दें, 7 में क्या जोड़ दे 17 जोड़ दे, और नीचे 15 में 1 जोड़ दे, तो 17 7 कितना होता है 34, 15 1 16 होता है। तो अब इस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर जैसे इसने कहा, सॉरी 17 7 24 होता है भाई, 24 होता है और 15 1 16 होगा, तो 8 3 24 होता है, 8 दूना 16, देखिए इस हिसाब से 3/2 हो गया। तो 3/2 इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 3/2 तब बन जाएगा जब हम इसको उपयोग में लाएंगे। फिलहाल हम सी ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं लेकर के सवाल का राइट सोल्यूशन। तो ऑप्शन से करिए, इसको थ्योरेटिकल करने की और इस टाइप से हम पूरा स्टेटमेंट जस्टिफाई करने की नीड नहीं होती है, आराम से ऐसे ही आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। एक परीक्षा में 94% छात्र पास होते हैं, ये भी एस्टेट 2000 का सवाल है 18 का, और 33 छात्र विफल अर्थात फेल होते हैं। कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। किसी भी परीक्षा में हमेशा 100% छात्र शामिल होते हैं, 100% छात्र शामिल होते हैं। अब अगर 100% शामिल हैं तो इसमें 94% क्या है, पास है, 94% पास है, ये देखिए पास कर दिया। तो निश्चित तौर पर 6% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, 6% फेल हो गए। अब इस 6% का मान अपने आप को दिया हुआ है, कितना बताएं 33, और आपसे इसी 100% अर्थात संपूर्ण मान को पूछ रहा है। तो 100% का मान देखिए क्या होगा, आइए डिसाइड कर देते हैं। 3 दूना 6 होता है, 3 11 बार 33 होता है, 2 से इसको करा 50 हो गया, 50 को 11 से गुणा किया 550 हुआ। तो डी ऑप्शन 550 इसके लिए राइट सोल्यूशन है। छठा सवाल आपका डन होता है। सिंपल सवाल भी इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन अब आप ये मानिए कि परसेंटेज का अगर ये पैटर्न आपको दे दिया है तो अब इसमें आपको डेप्थ देगा, और इस पर बहुत डेप्थ हो सकता है। इस लेवल पर जो आप पढ़ रहे हैं फेल पास पर, फेल पास का एक सेशन ही हो सकता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो फेल पास की जितनी परिस्थितियां होती है छात्र के किसी परीक्षा में, उन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं। छठा सवाल आपका डन होता है। सातवां देखिएगा, ये सवाल भी देखिए आप, ये भी एस्टेट 2018 का ही सवाल है, सुपर टेट आज ज्यादा फोकस्ड है। तो सवाल देखिए क्या है, 10 पुस्तकों की लागत, ये आसान सा सवाल है लाभ हानि का, लेकिन ये जो संख्या वाले अब सवाल बन रहे हैं इस समय, इसको एक बेसिक आइडिया ही मानिए चलिए, क्योंकि ये सवाल अब नहीं पूछा जाएगा। 10 वस्तुओं की लागत, 10 को खरीदने में जितना पैसा मैंने लगाया, जब बेचने लगा तो 8 ही बेच करके मैंने उतने पैसे अर्जित कर लिए, बराबर उतना मुझे प्राप्त हो गया। इस पूरे सौदे में, इस पूरे व्यापार में कितने % की लाभ या हानि हुई, तो मैं लिख सकता हूं 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी ना।
10 को खरीदने में जो पैसे मैंने लगाए हैं वही पैसे मैं 8 सामान बेचकर निकाल ले रहा हूं। 2 पंचे 10 कर दिए, 2 चौके 8 कर दीजिए। मैंने कहा 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी, मतलब 5 सामान खरीदने में जितना पैसा लगाया उतना ही 4 सामान बेचने में लगाया। ऐसे में हम सीपी और एसपी की अगर तुलना कर दें तो यह मान 4/5 होगा। स्थिति यह है कि हमने किसी वस्तु को खरीदने में 4 की लागत लगाई और हमें 5 रिसीव हुआ, तो कितना फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ। और हमेशा जो लाभ हो या हानि का जो परसेंटेज होता है उसे क्रय मूल्य पर निर्धारित करना होता है। तो लाभ का जो प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 1 गुणे 100/4। 4 से डिवाइड करिए, 25% का लाभ होगा इस सौदे में दुकानदार को, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो बी ऑप्शन 25% का लाभ आप लगा सकते हैं। सवाल आपका हल हो जाएगा। क्लियरली आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल है और मैं आपको बता दूं कि एडवांस के इस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल जाता है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, एडवांस में जो बेसिक चीजें हैं जिसमें 2D 3D मेंसुरेशन का उपयोग, तो मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम बचा हुआ आज की डेट में। आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, जो आपके आसपास के एग्जाम्स है उसमें अगर एडवांस कहीं है तो 2D 3D तो मेंशनड ही होना है, उसका तो आना। बल्कि प्राइमरी में तो यही एक जनरल एक पार्ट ही बचता है छोटे मोटे, अगर एडवांस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए। थोड़ा जूनियर स्तर पर अगर हम जाते हैं तो प्राइमरी मतलब 2D 3D के अलावा आपको थोड़ा बहुत फोकस जो है कोऑर्डिनेट पर, ट्रिग्नोमेट्री पर, और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी, हालांकि इसमें भी पूछा जाता है, सांख्यिकी इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन स्तर उतना नहीं रहता है। जैसे इस स्तर को आप पढ़ रहे हैं बहुत है, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा अपडेट आपको फेस करने को मिलेगा आगे के एग्जाम्स में। समकोण त्रिभुज का परिमाप, अच्छा किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है ना, हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। सभी, अब इसमें कई जानकारी आपको होनी चाहिए। सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप, जो कि ऑलरेडी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। हमारा कोई एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। समकोण का मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री है, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ दिया है। इसका विकर्ण, विकर्ण वह लेंथ होती है जो 90 के सामने होती है, वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं, अगर 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण या विकर्ण कह रहे हैं तो एक भुजा आपकी बेस होगी, एक हाइट होगी। और मुझे नहीं लगता किसी को त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता होगा, सबको एरिया पता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, यही नियम सबको जानकारी होगा कि अगर अपने पास बेस और हाइट पता चल जाए तो हम उनका प्रोडक्ट करके आधा कर दें, जिससे हमको एग्जैक्टली उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए। दो जानकारियां अपने पास इसकी इसकी लेकर के हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एक तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर हम पाइथागोरस जानते हैं तो कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, जैसे देखिए मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री अगर है, इसको हमने कर्ण कहा, हाइपोटेनिस यच कहा, चलिए यच ही कहते हैं, और इसको थोड़ा सा आप पी बोल देना, पी। चलिए हम इसको जैसे लिखा वैसे करिए, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। जैसे लिखा था उसी प्रकार से करिए। हमने कहा कि यहाँ पर अगर जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनिस कहते हैं। एसी है भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा मतलब एसी का जो स्क्वायर होगा, शेष दोनों जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, इनके वर्ग के योग के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से जाकर के हमारा एसी हमको प्राप्त होगा, अर्थात कर्ण प्राप्त होगा। इस सवाल की भी बात अगर हम लोग करें तो इस सवाल में जैसे अपने पास कर्ण है, हमारे पास ये दोनों अन्य भुजाएं हैं, इनका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एच वर्ग होगा प्लस बी वर्ग होगा वो बराबर कर्ण का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, बोलिए कितना लिख सकते हैं आप? 100 लिख सकते हैं। ओरल भी अभी सवाल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पहले इतना समझिएगा। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ जैसे एक बात और बता दूं, इसने हमसे एक और जानकारी दी कि परिमाप, परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिमाप जैसे देखिए पीछे लिखा भी है, और P बराबर अगर 24 है तो सभी भुजाएं जोड़े जिसमें H भी है प्लस B भी है प्लस ये 10 भी है, बराबर आपने 24 कर दिया। तो इस प्रकार से H प्लस बी अर्थात जो हाइट है और बेस है, इनका जो जोड़ होगा वो 14 हो जाएगा ना, वो 14 हो गया। अब अगर हम H प्लस बी थोड़ा अलजेब्रिक यहाँ फॉलो कर लें, जैसे दो संख्याओं का जोड़ हमको दिया है, दो संख्याओं का हमको स्क्वायर का जोड़ हमको दिया है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट की अपने को आवश्यकता है, तो हम अगर इसके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तरफ जाएं, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब H प्लस बी का होल वर्ग कर दें, ठीक है, बराबर 14 का स्क्वायर कर दें। तो H स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस H इंटू बी होगा। 14 14 हमें कितना होगा? 196 होगा। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? 100, बराबर ट्वाइस एच बी कर दिया हमने, और यहाँ पर 196 है। ये जाके घटेगा तो ट्वाइस एच बी कितना हो जाएगा? 100 घट करके 96 होगा, 2 से घटा दीजिए
तो 48 होगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया 48, किसका मान एच इंटू बी का, जबकि अपने को एरिया पता करना था, ये लिखा भी देखिए मैंने। तो एरिया ए इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 और इसका प्रोडक्ट हो गया 48, 2 से इसको डिवाइड करें 24 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो 24। अब आपको कितना तामझाम इतना लंबा मैंने क्यों समझाने के लिए बताया, बाकी आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए था। शायद कल भी मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट डिस्कस किया था। अगर यह 10 है तो पक्का मैं आपको बता दूं, एक 8 होगा तो दूसरा 6 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 8 6 रखने पर 8 6 14 10 24 है, क्योंकि 10 अगर कर्ण है तो पाइथागोरियन जो रिलेशन होता है वो 8 और 6 का ही होता है उसके साथ। 8 6 और 10, 5 4 और 3, इस प्रकार से हम लोग रिलेशन जनरेट करते हैं। पाइथागोरियन रिलेशन जिसको कन्फर्म है वो बता सकता है। और वैसे भी तीनों का जोड़ 24 होता, तो 10 अगर था तो इनका जोड़ 14 वैसे भी होता। 14 में दो नंबर ऐसे सोचिए जैसे कि 8 और 6 जुड़कर 14 होंगे, और दोनों के वर्गों का योग 100 का वर्ग मतलब 10 का वर्ग 100 के बराबर होगा। यही बात अगर हमको कन्फर्म होती है तो सवाल आराम से आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर तभी हो पाते जब इनको डिटेल से पढ़े होते हैं कभी ना कभी, तो इसलिए कभी ना कभी तो पढ़ ही लेना चाहिए, इनको समझ लेना चाहिए। 8वां होता है। 10वां देखिएगा, बीपीएससी पीआरटी 2024 अर्थात टीआरई 3.0 का सवाल है। हाँ, टीआरई 3.0 का ये सवाल है, और बढ़िया सवाल। देखिए क्या है, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हमको बताना है। इस तरह के सवाल जो डिविजिबिलिटी बेस्ड होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में खास करके ऐसे सवालों को हम फेस करते हैं। 5 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में देख करके बतानी है। करा जिसको क्रमशः मतलब एक नंबर आपको एन ढूंढना है, जिसको क्रमशः अगर मैं 15 से 30 से 38 से और 40 से विभाजित करूं, इससे 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 इससे, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। शेषफल मैं आपको बता दूं कि कब बचता है। शेषफल तब बचता है जैसे अपने पहाड़े में जाए, जैसे 15 का पहाड़ा आता है हमको, तो 15 का पहाड़ा 15 दूना 30 ले जाता है। अगर 30 में 2 जोड़ दूं और 32 को मैं 15 से भाग करूं तो 2 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहला काम एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचना होता है जो प्रत्येक से कटे, अर्थात उनका खास करके एलसीएम हो या एलसीएम से कटने वाली संख्या हो। हम एलसीएम तो नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी संख्या होगी एन जो कि 15 से भी, 30 से भी, 38 से भी और 40 से भी कटे, कटने के बाद उसमें 2 जुड़ा हो। दरअसल 2 इसलिए जुड़ा हो क्योंकि 2 शेषफल आए। तो अभी आपको एक ऐसा नंबर एन सोचना है जो द मल्टीपल ऑफ 15 30 38 एंड 40 होगा, और उसमें 2 एडेड होगा, अर्थात 2 उसमें जुड़ करके है, तब जाकर के इस संख्या को हम 15 से भाग करें तो शेषफल 2 आए, 30 से भाग करें तो शेषफल 2 आए, और प्रत्येक से भाग करें तो शेषफल 2 आए। अब 5 अंकों की संख्या हमको देखनी है। ऑप्शंस अपने पास देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है क्योंकि बिहार है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में हम पहचान करते हैं। अगर तीनों में कोई होता है सर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये तो 4 ही ऑप्शन है, 4 ही डिजिट है, अपने को 5 डिजिट पर काम करना है। और अगर अपने को 5 डिजिट पर काम करना है तो एक बात दिमाग में रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल 2 आए, तो इसका मतलब 2 जुड़ा हुआ है उसकी भाज्यता वाले नंबर से, तो सबसे 2 घटा देना है। 2 घटाते ही 11,400 हो जाएगा, इसमें 2 घटाते ही 11,396 हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये हो नहीं सकता है। बोलो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसे 15 से कटना होगा, और कोई भी अगर 15 से कटेगा तो 5 से पक्का कटेगा, और कोई भी 5 से तभी कटेगा जब उसके अंत में क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तब इसके अंत में ना 0 है ना 5, तो खत्म ही हो गई कहानी इसकी। ले देकर चेक अपने आप को केवल एक ही नंबर करना, अगर ये सेट हो गया अपने साथ तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये ऑप्शन पड़ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए 15 से चेक करने का मतलब 5 से और 3 से चेक किया। 5 से कट रहा है क्योंकि अंतिम में 0 है, 3 से कट रहा है क्योंकि सभी अंकों का जोड़ जोड़ के देखिए 4 2 6, डिविजिबिलिटी पढ़ना पड़ता है हम लोग को। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है, 4 2 6 या 3 से कट जाएगा। इसके बाद नंबर्स में अगर अपने पास है 30, 30 का मतलब वही 6 पंचे 30। अब अगर जो अभी 15 से कट चुका है ना, तो उसको 6 से 5 से कटने में दिक्कत नहीं है। दरअसल 6 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट ही चुका है, तो टेंशन नहीं है। एक बार हम अपने को क्या कर ले, 8 से और चेक कर ले, और साथ साथ 19 से चेक कर ले, इन दोनों से और चेक कर ले तो अपना काम हो जाए। मैं 8 से चेक किया तो 8 का मतलब अंतिम के 3 अंक 8 से कटे, बिल्कुल कट रहा है, और 19 छक्के 114 होता तो 19 से भी कट रहा है। तो कुल मिला के हम पहले ही ऑप्शन को अपना सही आंसर मान रहे हैं। यही पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर है, जिसको हम अगर 15 से भाग करते हैं, 30 से भाग करते हैं, 38 से भाग करते हैं तथा 40 से भाग करते हैं, तो हर केस में शेषफल 2 ही आएगा, और यही इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है।
आइए मेरे साथ अगले सवाल पर चलिए। ये भी अलजेब्रिक ही है और यह देखिए ये भी टीआरई 3.0 में ही पूछा गया था। इस सवाल को भी देखिए हम लोग कैसे हल कर पाएंगे। हमारे पास कहा गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, ये फार्मूला है बेसिकली। अगर उसको ए प्लस बी प्लस सी से पहले तो आप रिलेशन जान लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। करेक्ट, ये रिलेशन होता है प्रॉपर। अब इस रिलेशन में यह मान आपका एलएचएस का है और यही मान देखिए यहाँ पर दिया भी है। इस मान को मुझे भाग किससे करना है, ए प्लस बी प्लस सी से। जैसे मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी से भाग करूंगा तो तुरंत यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम बी ऑप्शन को इसका सही उत्तर बता देंगे। तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि इनको इस पूरे पद को अगर हम ए प्लस बी प्लस सी से भाग करें, मतलब ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3 abc। अगर मैं इसको भाग करता हूं ए प्लस बी प्लस सी से तो हमें मिलेगा क्या, ये जो लास्ट बचा पद रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। करेक्ट है, ये नोट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलता हूं। सवाल थोड़ा सा बढ़े हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से करिए। ये भी सेम वही है, ये आपको टीआरई 3 पॉइंट। मैं इस पर बताऊं कि इस पर दो सवाल, मतलब ये देखिए थोड़ा सवाल सेम नहीं है, सेम लॉजिक। जैसे कि हम अलजेब्रिक ही फोकस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल ही फोकस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे हमारे पास दो है, ब्रैकेट के बाहर करली लगा, छोटे पे चलिए, 467 प्लस 359 है का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू है, ध्यान रखिए एक्स नहीं है, 467 ही है और गुणे 359 है। ठीक है, क्लोज कर दीजिए, नीचे चले आइए। तो यहाँ पर कितना है, 467 का होल स्क्वायर है प्लस 359 का होल स्क्वायर है। करेक्ट है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस ब्रैकेट के पार्ट को समझिए तो बहुत कुछ क्लियर होगा। दो ऐसे रहने दीजिए, इधर चलिए। ये अगर देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 2ab है। अब आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और प्लस ट्वाइस ए बी करने से सेम वही माइनस ट्वाइस ए बी है। मतलब आप समझ गए कि जब भी कभी अगर हम ऐसा करेंगे, कैसे देखिए यहीं पर अगर मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कर दिया तो निश्चित तौर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। इसका मतलब इस सवाल का भी जब पूरा प्रसार होगा ये, तो दो तो रहेगा लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। और आप नीचे देख रहे हैं कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो केवल आंसर के रूप में क्या बचने वाला है, दो। इसके लिए राइट सोल्यूशन दो है। थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक जितने बेसिक अप्रोच है उनकी क्लैरिटी आपको बनानी पड़ेगी, उनके सवालों को आपको हल करना होगा, तब जाकर के इस पर स्पष्टता बन पाती है, क्लैरिटी आती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। सवाल देखिए क्या कहता है, 39 दर्जन आम को बेचने पर एक विक्रेता 13 दर्जन के आम के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ मिलता है। उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है, ये भी संख्या सवाल है। ये भी वही देखिए बिहार का ही सवाल है, टीआरई 3.0 का सवाल है। सवाल कहता है कि वह एक व्यापारी है जो 39 दर्जन आमों का व्यापार करता है, 39 दर्जन आमों को बेचता है। तो बेचने से पहले उसने खरीदा भी होगा, कि डायरेक्ट खरीद दिया है तो उसका बाग होगा, लेकिन लगाया होगा, खर्च तो किया ही है। लाभ तो हुआ, जितना उसने 13 दर्जन आमों को बेचकर प्राप्त किया धन के रूप में, उतना ही उसको फायदा हुआ जब उसने 39 दर्जन का व्यापार किया। एक बात इस तरह के सवालों में समझिएगा, लाभ तभी होता है जब एसपी से सीपी घटता है, विक्रय से क्रय घटता है तभी लाभ होता है। इस बात को दिमाग में सेट करिएगा, विक्रय से क्रय घटने पर ही लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर उसने 39 दर्जन बेचा है, मतलब 39 का एसपी, हमें 39 से कुछ विक्रय प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने 39 को खरीदने में लगाया क्या था, 39 का सीपी। यही मेरा प्रॉफिट है जो कि 13 का क्या है, एसपी है। 13 को बेचने से जो मुझे मिला है, मैं अब यहाँ पर एसपी सीपी को एक जगह पर लाकर सेट करूंगा। जैसे कैसे, मैं इसको इधर लाऊं तो 39 का सीपी हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 3 से 9 से 3 निकला 6 हुआ, 3 से 26 का एसपी हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, 13 तिया 39 होता है। 3 सीपी बराबर
2sp होता है। तो cp बटा sp 2/3, 2/3, 2 में खरीद कर 3 में बेचा, अर्थात कितने का फायदा? 1 का फायदा। 1 गुणे 100 बटे आप 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए सवाल के लिए राइट सॉल्यूशन। इस पर और भी सवाल थोड़ा सा जूनियर स्तर पर बनते हैं, जिसमें हमें एक का क्रय मूल्य पूछ लेता है, हमसे हमसे संख्या पूछ लेता है, तो अलग अलग तरह के सवाल आपके सामने आ जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का सवाल पैटर्न आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल देखिए बड़ा शानदार सा है। इसमें कहा है कि पप्पन, ठीक है, पप्पन, ये है केवीएस का सवाल है। हाँ, 2 घंटे में 4 किलोमीटर 812 मीटर चलता है, जो मेजरमेंट से रिलेट करता है। 5 घंटे की यात्रा में तय की गई दूरी क्या है? सिंपल तुलना करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप एक चीज जाने रहिए तब करिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। इतना तो समझ ही रहे सब लोग। हम इसको जैसे अगर लिख लेना तो 4 किलोमीटर को हम समझ गए हैं, पहले मीटर में ही लेकर चलते हैं, बाद में अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। 4000 मीटर होगा, ठीक है, आसान हो जाएगी चीजें। 4000 में 812 ऐड कर दीजिए बस। मैंने कहा कि 2 घंटे में उसने तय किया है कितनी दूरी? 4812 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल तुलना करना है, आंसर आ जाएगा। घंटे घंटे से खत्म, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 5 से गुणा करिए, 5 छंगे 30, शून्य हासिल 3 हो गया, 5 चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, ये हो गया 12030। इसका मतलब आप सबको पता है कि 1 घंटा किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 12000 हो जाएगा मीटर प्लस 30 मीटर। इसका मतलब हो जाएगा 12 किलोमीटर और 30 मीटर, 12 किलोमीटर और 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा 300 भी लिखा हुआ है, गलती हो जाएगी ये। आपको सी ऑप्शन लगाना होगा। मेजरमेंट का सवाल है, सिंपल सवाल है। केवीएस के लिए आप समझो एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोमन। रोमन पर बहुत सवाल बना था पिछला जो पेपर हुआ था, तो इसलिए बहुत उस पर भी ध्यान देना होगा। हर सवाल बड़े ही नहीं होते हैं, बहुत सारे सवाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम उस पर भी कंफ्यूज होते हैं ना। ये होता है कि नहीं? सही बताइएगा आप लोग, ठीक है। आइए, एक आयत की लंबाई में 60%, देखिए रिपीटेड 2019 का सवाल है और प्राइमरी का सवाल है, तो इसलिए हम लोग इस पर फोकस्ड है, क्योंकि जूनियर पर तो बहुत स्तर बन जाता है। जूनियर के सवालों का इसका लेवल मतलब वो इतना स्तरीय होता है कि जो जनरल इस तरह के नॉर्मल प्रिपरेशन वाले नहीं कर पाते, हाई स्तर की प्रिपरेशन करने वाले ही कर पाते हैं। आयत की लंबाई में जब हम 60% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल सेम रहे, ना बदले। मतलब एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कितना डिक्रीज कर दे, डाउन कर दे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका सिंपल अप्रोच ऐसे रखना है, देखिए ओरिजिनल से न्यू करिए। जैसे हमने किया 60% वृद्धि, तो 60% का अर्थ क्या होता है? 60% का मतलब होता है, अगर भिन्न में आप कन्वर्ट करना जानते हैं, तो 60/100 करेंगे, तो 60/100 करने से कितना होगा? 20×3 = 60 होता है, 20×5 = 100, मतलब 3/5 हो गया। इसका मतलब मैं कहूंगा 3 से 5 बढ़कर कितना? जैसे 60% की वृद्धि को प्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जैसे यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसको अगर आपको लिखना है, समझना है ना, तो मैं ऐसे कुछ बताऊं। देखिए नॉर्मल अगर कोई करना चाहे तो ऐसे मैं उससे करवा दूं कि 100 से 160 हो गया, मतलब 20×5 = 100 से 20×8 = 160 हो गया। मैं वही कहूंगा कि अगर उसने 60% की वृद्धि करी है तो 3/5 हो रहा है, मतलब 5 से 3 जुड़कर 8 हो रहा है, यही हुआ है ना। अब आपको डाउन ऐसा करना है कि कोई आयत क्षेत्रफल पर परिवर्तन ना हो, तो 8 से आपको पहुंचना है 5 पर। कितना कमी कर रहे हैं? 3। कितने पर? 8 पर। तो 3×100 बटे में क्या करूंगा? 8। 4 दूना होता है 8, 4 25 बार 100 होता है, 25 या 75 बटे कितना कर दूं? 2। 37.5% की हमें डाउन डिक्रीज कमी करनी पड़ेगी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी कभी कभी एक टॉपिक आता है परसेंटेज पर, कि जब दो लोगों की तुलना परसेंटेज के आधार पर की जाती है, कोई किसी से कुछ परसेंटेज ज्यादा होता है, तो अगला दूसरे से मतलब उसी से कितने परसेंटेज कम होता है उस पर भी बात की जाती है। आज के सेशन का लास्ट, क्योंकि मैंने कुल 15 सवालों को सिलेक्ट किया था, तो 15 सवालों में अंतिम सवाल है, क्योंकि 14 हो चुके थे और ये भी एक एडवांस का सवाल है। 2019 यूपी टेट का ही सवाल पूछा गया है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई की योग के बराबर है, ठीक है। घन समझते हैं सब लोग। घन देखिए ये है, घन एक ऐसा जैसे डाइस होता है, आपने पढ़ा होगा, सेम वही घन है। ये देखिए डाइस हमने बना दिया, तो बेसिकली हमने घन बना दिया। घन का जो आयतन है, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, हमने सभी को ए मान लिया। तो आयतन वॉल्यूम जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, मतलब ए का क्यूब होता है।
कह रहा है घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो जो आयतन है भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो भुजाएं देखिए अगर देखा जाए तो कितनी है, जैसे हम लोग को यही सब इसमें समझना है। घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं जो उसकी साइड्स हैं की लंबाई के योग के बराबर होगा। अब अगर देखा जाए तो किसी घन में कुल कितनी भुजाएं हैं, घन की भुजाओं की अगर बात करिए तो कुल कितनी भुजाएं आपको दिख रही बताइए। आयतन तो हमने सिंपल बता दिए ए क्यूब होगा, लेकिन हम भुजाओं पर अगर टारगेट करें तो भुजाएं तो अपने पास यहाँ पर अगर जैसे घन है, जिस रूम में हम खड़े अगर घनाभाकार है, भाई भुजाएं तो नीचे 4 हैं, ऊपर भी 4 हैं और छत पर भी 4 है, तो कुल 12 है। तो 12 ए कर दूं, आप ऐसे समझिए क्या है 12 ए हो जाएगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दरअसल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 6a वर्ग होगा, क्योंकि उसके एक सरफेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। एरिया अगर एक ही सतह की बात करो तो कुल 6a स्क्वायर होता है। जैसे फर्श का क्षेत्रफल लंबाई भुजा गुणे भुजा ए स्क्वायर, फर्श की तरह ही 6 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया जो टीएसए होता है 6a स्क्वायर होता है। आयतन मैंने कहा कि ए क्यूब है, ए क्यूब का मान यहां पर इसने कहा क्योंकि भुजाएं जो साइड्स होती हैं किनारे कहलाते हैं। टोटल 12 किनारे होते हैं अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, किसी घन में। 12 किनारे कहां पर है आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, जैसे रूम में जब आप बैठे हैं नीचे के कॉर्नर जोड़िए 4, जो दीवालों को जोड़ रहे हैं 4 और जो छत को जोड़ रहे हैं 4, 4 4 8 4 12। तो मैं लिख सकता हूं 12a। क्या लिख सकता हूं 12a। अब यहां से क्या है, एक पावर खत्म करके इसको a की पावर 2 कर देगा। a की पावर 2 कितना हो गया 12। मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब मैं इसको 6 से गुणा करूंगा, 6 से गुणा इसको करा तो 6 से इसको भी मुझे गुणा करना होगा। ये 6a स्क्वायर होगा जो कि 12 छंगे 72 होगा। तो 72 हम लोग लगा सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा है सवाल का राइट सोल्यूशन। तो 15वां आपका डन होता है। तो सवालों की संख्या आपकी आज बढ़ी और आप चाहते हैं कि सवालों की संख्या और बढ़े। जो मैंने आपसे एक डिस्कशन शुरुआत में करी उसको जरूर देखिए, उस पर प्लान करिए, उस पर अप्लाई करिए और मेरी तरफ से भी जो सजेशन आपको मुझे देना है आप दीजिए। अब वेल मैच्योर पढ़े लिखे बड़े सब कुछ है। अगर कोई समस्या किसी तरह की आती है, पढ़ाई लिखाई में किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत आपको लगती है तो आप बताइए, फिर उसी पर प्लान किया जाए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।